HSTP के पहले लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या हम एक बार एक दूसरे का भी स्वागत कर लें प्लीज़। तो आप जानते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं कि HSTP के 50 साल और एकलव्य के 40 साल इस साल में पूरे हुए हैं। और हमने सोचा कि ये इतने बड़े माइलस्टोन्स हैं, वो एक दिन में तो सेलिब्रेट नहीं हो सकते, तो हम पूरे साल में इसका जश्न मनाएंगे। ऐसा सोच के काफ़ी सारे एम्बिशियस आइडियाज़ भी निकले थे कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो इस पूरे एम्बिशियस आइडिया का जो पहला आइडिया है, जो कि लेक्चर सीरीज़ है और हर साल अगले साल से होने वाली है, जिसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है, तो उसमें मेरा नाम ईशा है और लोकेश, हम आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। शुरुआत करना सबसे कठिन होता है, मतलब आपके दिल की धुकधुकी बड़ी होती है, पाँव कांप रहे होते हैं, ज़बान कभी भी लड़खड़ा सकती है, ऐसा महसूस होता है। और अगले 2.5-3 घंटे के कार्यक्रम की शुरुआत इस हालत में होती है। तो आप सोचिए कि जब 70 और 80 के दशक में नौजवानों ने, कुछ चंद एक नौजवानों ने जो दुनिया देश के अलग अलग कोनों में थे, जब वो एक नई शुरुआत के लिए होशंगाबाद की तरफ आ रहे थे, 2-3 घंटों के लिए नहीं, 2-3 दिनों के लिए नहीं, 2-3 हफ्तों के लिए नहीं, सालों के कमिटमेंट के साथ, तो न जाने उस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या गुजर रही होगी। तो लेकिन पहला शुरुआत का झटका ईशा ने सह लिया है, तो मेरे लिए आसान हो गई ये बात। तो बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकलव्य के 40 साल और HSTP होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के 50 साल के इस एक साल के जश्न की शुरुआती कदम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है इस कदम में हम आगे तक चलते रहेंगे। एकलव्य के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग जानते हैं। 1982 में एक बनी संस्था जिसने होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए जिसका जन्म हुआ था, और बाद में कैसे विज्ञान शिक्षण के कार्यक्रम से सामाजिक विज्ञान शिक्षण, प्रारंभिक स्कूल के शिक्षण के कार्यक्रम, नवाचारी पाठ्यक्रम, अलग तरह की किताबें, अलग तरह से पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के तौर तरीके, नज़रिए और उनकी छाप, जो मुझे लगता है कि भारत की जो तालीम का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो ये एकलव्य था। और होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के लिए मैं या ईशा कुछ बोलें शायद यह अच्छा नहीं होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे शोभा वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के बारे में चंद शब्दों में आपको कुछ बताएंगी। शोभा जी 1986 में जो सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम, जब होशंगाबाद, उस समय का होशंगाबाद जिला जिसमें उड़ा नाम का ब्लॉक था शायद, वहाँ पे जब शुरू हुआ था, उस समय से आप जुड़ी हैं इस सामाजिक विज्ञान अध्ययन कार्यक्रम से। और उसके बाद कैसे आप ये देखिए, प्रयोग जब होते हैं तो कैसे जो बनी बनाई सीमाएं, सरहदें होती हैं, जो जिनका कोई असल में मायने नहीं होता, उसको तोड़ा जाता है, तो विज्ञान शिक्षण में हो जाती हैं, विज्ञान का प्रशिक्षण लेके। और उसके बाद सिर्फ वहाँ पे नहीं रुकती हैं, जो स्रोत दल होता है शिक्षकों का, उसमें शामिल होती हैं और शिक्षकों को सीखने सिखाने के अवसर देने के लिए, मौके देने के लिए जो दल गठित होता है। तो शोभा जी, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे अच्छे एंकर्स वो होते हैं जो सबसे कम मंच पे रहे हैं, हालांकि मैं ज़्यादा भूल गया। तो शोभा जी के स्वागत के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप। सभागार में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ। जो दायित्व मुझे दिया, हालांकि मुझसे वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं जो और मुझसे 10 साल पहले इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और अभी तक उसको गति प्रदान कर रहे हैं अलग अलग स्वरूपों में। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, इनके सामने मैं बोलने की गुस्ताखी कर रही हूँ, मगर चूँकि आदेश है तो उसका पालन भी करना चाहिए। ये जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत रसूलिया में हुई थी, और किशोर भारती जो संस्था है और मित्र मंडल केंद्र रसूलिया है, उन्होंने ये इस विज्ञान शिक्षण की शुरुआत की थी।
और फिर बाद में एकलव्य जो है 10 साल में उन्हीं साथियों ने मिलकर के संस्था बनाई जिसका नाम था एकलव्य। तो जो एकलव्य का उदय काल था लगभग हमारे शैक्षणिक जीवन की शुरुआत का भी वही समय था। और तो ये विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। लेकिन शिक्षा को लेकर के जो समाज में धारणाएं विचार जो चल रहे थे और जो रूढ़ियाँ थी उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने तोड़ा है। तो बात उन सब चीज़ों को और अपने अनुभवों को शामिल करते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो जब हम पढ़कर निकले या हम पढ़ते थे उस ज़माने में विज्ञान शिक्षण मतलब विज्ञान की पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। और जो आर्ट या कॉमर्स लेकर के पढ़ते थे, कॉमर्स तो उस समय बहुत ही कम लोग लेकर के पढ़ते थे, उनको बहुत ऐसा माना जाता था कि ये कुछ बहुत ज़्यादा जानने समझने वाले लोग नहीं हैं। आज बात हो रही थी सुबह तो मैंने बताया भी था कि जो विज्ञान पढ़ता था वो आर्ट वाले विद्यार्थियों से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, वो अपनी कक्षा के 5-7 हुआ करते थे, क्योंकि हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़े, उस ज़माने में लड़कियों की भी पढ़ाई बहुत कम हुआ करती थी। तो वो अपने एक समूह में मस्त रहते थे, वो ज़्यादा संपर्क नहीं करते थे। विभाग में आए तो विज्ञान शिक्षकों की बहुत सम्मान और बहुत गणित और विज्ञान जो पढ़ा रहा, अंग्रेजी पढ़ा रहा, वो शिक्षक बहुत दमदार है, बाकी तो सब ठीक ही है। ये चल रहा था परिदृश्य उस समय। और मैंने हिंदी और आर्ट लेकर के पढ़ाई की। मैंने तो अपना जो है स्कूली पढ़ाई 11वीं उस समय होती थी वो की, फिर स्वाध्याय के रूप में करते रहे, वो अलग मसला है। तो जब मेरा परिचय कैसे हुआ एकलव्य से, मैं जब पहुंची अपनी एक ग्रामीण शाला में उड़ा 86 में, तो वहाँ एकलव्य के साथियों ने जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कार्यक्रम था उस शाला को चुना था। और वहाँ पर विज्ञान के स्रोत शिक्षक एक पहले से मौजूद थे। और मैं जब वहाँ पहुँची तो वो और मैं 2 ही शिक्षक बचे। अब हम शिक्षक 2 और 3 कक्षाएं और बच्चे उस समय बहुत हुआ करते थे आज की अपेक्षा। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 70-70, 80-80 एक क्लास में हुआ करती थी। और उस समय ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि मतलब ऐसे ही आदेश से कि जो व्यक्ति मिडिल स्कूल में जाएगा वो सारे विषय पढ़ाएगा, ठीक है। तो विज्ञान भी पढ़ाना है तो विज्ञान के वाले ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी हम लोगों की मतलब जो परवरिश हुई थी उसमें तो यही सिखाया गया था कि गणित का गणित पढ़ाएगा, विज्ञान वाला विज्ञान पढ़ाएगा। तो ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, एकलव्य के साथियों का आना जाना शुरू हुआ। अगले वर्ष फिर मैं भी उस शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी और धीरे धीरे जो लोग थे उनके व्यवहार से वो सब जो बंधन थे वो धीरे धीरे टूटने लगे। फिर हमने ये देखा कि जो विज्ञान में पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के रखे हैं अपनी जेब में, और ऐसे हम लोगों के साथ नीचे दरी पे बैठ के बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम में कुछ समय काम करने के बाद में हरदा में अनवर भाई थे, अनवर जाफरी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें इसमें आना चाहिए। और मुझे भी जब मैंने स्थिति पड़ी कि मुझे क्लास में पढ़ाना है विज्ञान तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा होता था कि कभी किसी प्रयोग का पूरा सेटअप नहीं जमता था और कभी कुछ रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ये क्या करना है, तो हमारे जो स्रोत शिक्षक थे साकल्य जी, उनके पास जा कर के उनको क्लास में बुला करके हम करवाते थे। पर करने में मज़ा आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो करके सीख सकते हैं। और ये केवल करके सीखना, अब ये सब जान रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जान रहे हैं कि ये विज्ञान में सारी चीज़ें प्रयोग करके बच्चे देखते थे, उस पर चर्चा करते थे, अपने गलती हुई है तो क्या क्या संभावनाएं होंगी, जो हमारा परिणाम दूसरी टोली से अलग आ रहा है,
है ना। मेरे यहाँ शक्कर में मंड नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ अगर निकल रहा है नमक में नीला हो रहा है तो क्या हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, ये सब बातों को सोचना विचारना और फिर तर्क के आधार पे अपनी गलती मानना या उसको सुधार करके फिर नया प्रयोग करना, ये सब बच्चे कर रहे थे। और उन बच्चों के साथ में मैं भी कर रही थी, और जहाँ हमको मुश्किल आती थी हम साकल्य जी की क्लास में जाके उनको बुला लाते थे। फिर ये हुआ कि जब पढ़ाना ही है तो अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग दी, जैसा फिर बताया लोकेश ने कि हमने सीखा और हमने ये देखा कि जो विज्ञान के बड़े बड़े धुरंधर है, महारथी हैं, है ना, काफ़ी अच्छे से हम लोगों को बैठ के हम सिखा रहे हैं और उनको कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत बड़े लोग हैं और ये मिडिल स्कूल के टीचर अभी आ गए कहाँ से, इस तरह का भाव नहीं था। और बच्चों की बेहतरी के लिए मिलके सोचा विचारा काम किया। और ये इसलिए भी मेरे लिए खास है क्योंकि मेरी तो सारी पढ़ाई आर्ट से हुई थी। तो विज्ञान तो 10वीं तक 9वीं तक पढ़ा था और उसमें भी करके सीखने का कहीं कोई अवसर ही नहीं था, अभी भी नहीं है शायद। तो जब इस तरीके से सीखा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। तो मुझे यही लग रहा है कि जब हमारा आत्मविश्वास रहेगा तो हमारे बच्चे जब खुद करके सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि किताबों की जो भाषा थी वो बहुत सरल थी। तो सरल भाषा में लिखी गई बात, अगर जो बात मैं एक बार समझ जाती हूँ तो उसके लिए मुझे कभी उसको याद नहीं करना पड़ता है। तो बच्चे समझ जाते थे, अपनी भाषा में अपने अनुभव साझा करते थे, तो और इसीलिए उनको याद रखना भी आसान होता था कभी। और जो एक बार अगर किसी एक क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए तो मुझे लगता है वो जीवन की हर चुनौती में आपका साथ देता है, आपके काम आता है। तो वो बच्चों में हमने देखा। और कक्षा के बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत मतलब 60-60, 70-70 बच्चों के साथ में। और ये लोग कहते हैं कि किट मैनेज नहीं होती। हमको शुरू की कक्षा में 6वीं की कक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जब बच्चे आते थे, क्योंकि उनको भी ये सब नया नया लगता था, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं उन्होंने। तो धीरे से उनको परिचित कराना, फिर उनकी टोली बनाना, उन टोलियों में बच्चों ने काम करना और अपना सामान व्यवस्थित रखना, निकालना, जमाना। 8वीं तक ही आते आते स्थिति ये हो जाती थी कि हमको बस कहना था कि हमको ये वाला अध्याय में यहाँ से यहाँ तक करना है। तो कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो मिल के, और कोई एक नहीं, जिम्मेदारी सामूहिक, किसी एक की नहीं कि एक ने ये काम कर दिया कि ताला खोला, निकाला सामान और ले जाओ और वापस ला के रखो। बारी बारी से सभी को करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो लोग कहते हैं कि ये कक्षाओं में संभव नहीं है, तो ये संभव है, बहुत संभव है। और अब जब 50-60 की क्लास होती थी, बच्चे बात करते थे, तो उस समय मैनेज करने में भी हम लोगों ने बहुत पसीना बहाया। आज हम सोचते हैं बच्चे कम हैं, इसके बाद भी कक्षाओं में वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए। तो एक मिसल रखी थी कि अपनी टोली में बात करो, प्रयोग करो, हल्ला करो, जो करना है वो करो, लेकिन जब मिसल बनेगी तो सबको अपना अपना रिजल्ट लिखाना है और फिर उस पर कायदे से बात करनी। तो वो जो कायदे से बात करनी है वो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखी थी कि टोली अपना अपना क्रम से अपना रिजल्ट लिखाएगी, और फिर अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई सुझाव है, किसी का कुछ रिजल्ट गलत आ रहा है, तो वो अपना बाकायदा हाथ उठा करके, जो आजकल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब जिसको जो मुँह में आता है वो बोलने के लिए तैयार होता है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता। वो हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, बच्चों ने सीखा और उसको अपनाया। तो ये बहुत ऐसा रहा कि इसने हमको बहुत अच्छा बना दिया। मतलब ये कहें कि इस सबके साथ में काम करके हमको मज़ा आया, बच्चों को मज़ा आया। तो एक जिस बच्चे और शिक्षक के बीच में अच्छी बातचीत होती है, संवाद होते हैं, वो तो शिक्षा में बहुत सारी समस्याओं को अपने आप हल करते हैं, एक दूसरे के साथ में साझा करके। हम फिर हमारा सफ़र आगे भी जारी रहा। जब ये अपनी ट्रेनिंग और क्लास में सब कुछ अच्छा होने लगा तो विज्ञान के स्रोत शिक्षक के रूप में आप काम कीजिए।
तो डर भी लगा कि भाई हम बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपको जो एकलव्य ने स्रोत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, उसमें हमने सहभागिता की, सीखा और हम विज्ञान के स्रोत शिक्षक भी बने। फिर पाठ्य पुस्तक लेखन में जुड़े और अन्य अन्य राज्यों के भी जो इस तरह के नवाचारी जो कार्यक्रम हुए, वहाँ जाकर के सीखने सिखाने के भरपूर अवसर मिले। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि जो लोग एक हदें बांधते हैं कि केवल ये काम कर सकते हैं, सरकारी विभागों में बहुत होता है और होता है, आपको अपने कर्मचारियों की जो योग्यता है उसको बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। तो वो अवसर हमको बहुत सारे मिले, जिसकी वजह से हमारी जो शैक्षिक यात्रा है वो बहुत अच्छी रही। आज वो अनुभवों को याद करके एक खुशी मिलती है कि हाँ, लगता है कि हाँ कुछ किया है। और वो बच्चों के साथ में भी अभी भी जुड़ाव है, तो लगता है कि हाँ हमारा शिक्षण कार्य कुछ अच्छा हुआ होगा। अब ये रहा और इसके बाद में भी अब मैं सोचती हूँ कि एक समय था जब इतना इस तरह से क्लास में सब कुछ चीज़ें हो जाती थी। अभी भी ज़माना बदल रहा है, लेकिन उतना नहीं बदला है, सबके लिए नहीं बदला है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे उपकरण हो गए, जिनकी सहायता से वो अपना शिक्षण बेहतर कर सकते हैं। मगर अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, अधिक मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जिनको सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छे अवसर नहीं दे रही हैं ये जो प्रचलित पद्धति है, जो किताबें हैं। तो सबके लिए क्यों ना हम जो एक सोचते हैं कि सबको एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो एक जैसी शिक्षा होना चाहिए तो क्या सबको एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए? मेरा ये सोच है कि इन बच्चों के लिए जो साधन विहीन हैं, जिनके पास भाषा की समस्या है, जिनके पास और सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उन सब को समेटते हुए कुछ और एकलव्य को सोचना चाहिए। आगे यहीं पर 50 साल के जश्न को मनाने के बाद रुकना नहीं चाहिए, इसमें आगे भी सोचना चाहिए कि जो अभी जो परिवेश बदला है, उस बदलते परिवेश में क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये है, अनुभव बहुत सारे हैं, कक्षाओं की यादें बहुत हैं, अलग अलग समय में जो काम किए हैं उन सब की यादें बहुत हैं। पर इस सीमित समय में मुझे जो महसूस हुआ वो सब मैंने आप लोगों से साझा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी के लोग इस तरह की जो शुरुआत है इसको आगे बढ़ाएंगे और नए माहौल में नए तरीके से इसको एक नए स्वरूप में उभारेंगे। धन्यवाद।